एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, जैसे कि पता होगा हम आपको जो पढ़ा रहे हैं अभी स्पेशल टीचर के लिए पढ़ा रहे हैं, वो भी जो चल रहा है वो SCERT बुक का यहाँ पे सीरीज़ चल रहा है। ये वीडियो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें एक एक वीडियो में हम ज्योग्राफी क्लास 9 का फुल समरी देखेंगे। ये जैसे कि देख पा रहे होंगे, ये बिहार बोर्ड के स्कूलों में यही बुक ज्योग्राफी का पढ़ाया जाता है। इस बुक में देखिएगा टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 12 चैप्टर्स दिए गए हैं और इन 12 चैप्टर्स में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और हमको लगता है कि हो सकता है ये सवाल आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है, 12 चैप्टर का यहाँ पे हम निचोड़ लेकर आ गए हैं। ठीक है, मतलब कि ये 12 चैप्टर में जो भी बुलेट पॉइंट्स दिए गए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, सब कुछ हम इस एक वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये छोटा वीडियो रहेगा, लेकिन समझिए कि छोटा बम बड़ा धमाका ये रहने वाला है। ठीक है, इसीलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस चैप्टर में अगर देखिएगा तो 12 चैप्टर दिया गया है, जिसमें पहला चैप्टर है स्थिति एवं विस्तार, भौतिक स्वरूप, अपवाह स्वरूप, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, जनसंख्या और भारत के पड़ोसी देश। उसके बाद एक चैप्टर नंबर 8 में आइएगा तो यहाँ पे मानचित्र का अध्ययन दिया गया है। अगर NCERT में आप देखते हैं ना, तो NCERT में लगभग आपको चैप्टर नंबर 8 तक ही मेनली रूप से पढ़ना पड़ता है। बाकी यहाँ पे SCERT में देखिएगा तो यहाँ पे क्षेत्रीय अध्ययन, आपदा प्रबंधन और कुछ यहाँ पे मानव निर्मित जो आपदाएँ होती है उसके बारे में चैप्टर 11 में पढ़ना है और समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन पढ़ना है। मेनली रूप से आपको जो पढ़ना है यहाँ पे 8 चैप्टर पढ़ना है। तो बाकी जो भी चीज़ दिया गया है हम सब ऐसे पढ़ाएंगे, लेकिन मेनली अगर देखिएगा ना कम समय है, अगर के 8 भी चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपका यहाँ से काम हो जाता है। बाकी हम जो इस वीडियो में पढ़ाएंगे टोटल 12 चैप्टर आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर है जिसका नाम है स्थिति एवं विस्तार। इसमें अगर देखिएगा तो इसमें भारत का स्थिति, भारत का विस्तार, भारत किधर से कितना लगता है, कौन सा देश से क्या होता है, यही चीज़ इसमें पढ़ना है। विश्व में एकमात्र भारत ऐसा देश है जिसका नाम एक महासागर के नाम पर यानी कि हिंद महासागर के नाम पर ये पड़ा हुआ है। ठीक है, भारत एक विशाल देश है और इसका जो मुख्य भाग है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पे उत्तर अक्षांश है इसका। ठीक है, बाकी 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मीटर ये पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगर कि उसका हम यहाँ पे देखते हैं 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है अंडमान निकोबार का जस्ट एकदम बीचों बीच होकर गुजरती है और इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इतना चीज़ें याद रखिएगा। अगला पॉइंट जैसे कि देखिएगा यहाँ पे दिया गया है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये सवाल आपका TRE 2 में ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, और विश्व में कुल क्षेत्रफल का भारत के पास 2.4% जो क्षेत्रफल ये कवर करता है। और अगर भारत का स्थिति देखिएगा ना, तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे 7वां स्थान आता है। पहला जो स्थान है रूस का, कनाडा का, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद अपना प्यारा भारत यहाँ पे आता है। और विश्व के सबसे बड़े 7 देश हैं जैसे कि मैंने आपको बताएं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि स्थल सीमा रेखा से कुल लंबाई जो है भारत का 15,200 किलोमीटर है। वहीं मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा से 6100 किलोमीटर ये लंबी है। भारत में द्वीपों की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर इसका कुल जो लंबाई होती है 7516 किलोमीटर ये कुल लंबाई होती है। आप लोग याद रखिएगा, यानी कि जो अंडमान निकोबार क्षेत्र में छोटा छोटा द्वीप है ना, वो सबको भी अगर कि हम ऐड करते हैं तो 6100 में, तो यहाँ पे 7516 ये चीज़ होता है। और ये बाकी 6100 किलोमीटर है जो हमारा कोस्टल एरिया है वो 6100 किलोमीटर है। अगर द्वीप को भी मिला देते हैं तो ये जो हो जाता है 7516 किलोमीटर। तो इसमें आप लोग ना कोई कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। अभी जस्ट हमने बताया विश्व के 7 बड़े देशों में भारत का स्थान 7वां देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। उससे बड़ा देश 6 बड़ा देश जो है रूस है, कनाडा है, चाइना है, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अपना प्यारा भारत आता है। समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ जो भाग पतला रास्ता होता है और जो 3 ओर से समुद्र से जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसको अंतरिप कहते हैं। बाकी भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच में 2 घंटे का यहाँ पे अंतर पाया जाता है। ऐसे में यहाँ पर अगर देखिएगा तो एक देशांतर में जो होता है 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है,
भारत का मानक जो समय रेखा है देशांतर जैसे कि पता होगा 82.5 डिग्री है। और जो 82.5 डिग्री है इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है और भारत के यहाँ पे 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, जो इसका टाइम जोन है, टाइम जोन यानी कि जो इंडियन स्टैंडर्ड मीन टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे चलता है। कितना? 5.5 घंटा आगे चलता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, केरल में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, जो भी लोग बिहार में स्पेशल टीचर का यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लेकर आए हैं BPSC का सिलेक्शन किट। BPSC का सिलेक्शन किट यह एक नोट्स रहते हैं जो कि आपका बिहार में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होता है उसके अनुरूप ये बनाए गए हैं। अगर कि इसमें देखिएगा तो TRE 1, TRE 2, TRE 3 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारा नोट्स हम रेडी किए हुए हैं, जो कि आपका क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के टीचर बनने के लिए ये मदद करते हैं। बस आपको इतना करना रहता है, ये सारा नोट्स लेकर अच्छे से इसको प्रिंट आउट निकाल कर आपको सिर्फ और सिर्फ जो सेल्फ स्टडी होता है सेल्फ स्टडी करने होते हैं। अगर कि आप इतना कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे मार्क्स बहुत अच्छा सुधर जाता है और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कि आप ये BPSC का सिलेक्शन किट्स लेते हैं तो इसमें जो भी सिलेबस आपका PRT का है, जहाँ से सवाल पूछा जाता है, सब कुछ आपको एक जगह दिया जाता है। जैसे कि SCRT क्लास 6 से क्लास 10 तक का नोट्स, NCRT 6 से 10 तक का नोट्स, चैप्टर वाइज NCRT क्लास 6 से क्लास 10 तक MCQs रहेगा, जिससे आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का यहाँ पे नोट्स रहेंगे, प्लस में लगभग 600 MCQs भी हम आपको इसमें देंगे। BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें आपका जो TRE का परीक्षा हुआ है, TRE 1, 2, 3 जो भी पेपर है, चाहे PRT हो, 6 to 8 हो, TGT हो, PGT हो, सब कुछ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ आंसर आपको दिया जाएगा। बाकी टॉप 500 जो करंट अफेयर है जो कि आपको हम एग्ज़ाम से 15 दिन पहले देंगे, ये सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड रहते हैं। अगर कि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और खुद से पढ़ के सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो BPSC का सिलेक्शन किट आपके लिए रामबाण साबित होगा। जिनको भी चाहिए होगा दिए गए नंबर पे हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसका व्हाट्सअप का लिंक हम नीचे कमेंट सेक्शन में दे देंगे, तो डायरेक्ट आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सअप पे आ सकते हैं। मात्र जिनको चाहिए होगा अभी 299 रुपये में इसको ले सकते हैं। 45 मिनट का यहाँ पे अंतर देखने को मिलता है। कहाँ पे? केरल में। वही अगर के लेह लद्दाख के क्षेत्र में जाइएगा तो दिन और रात यानी कि सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन में यहाँ पे देखिएगा 5 घंटे तक का यहाँ पे अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट जैसे ही बुक में आइएगा तो यहाँ पे दिया गया है सार्क जो है भारत का मतलब भारत जो है सार्क का हिस्सा है। सार्क मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, अगर सार्क में देखिएगा ना, कुल यहाँ पे सदस्य देश जो हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान है। भारत की स्थल सीमा 7 देशों के साथ छूटती है, जैसे कि है यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, श्रीलंका एवं मालदीव हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय पड़ोसी देश है, जबकि यहाँ पे श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होते हैं। अब बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जो पूछ देता है सवाल में कि पाक जल संधि किन किन देशों के बीच में है, तो बहुत सारे लोग पाक से पाकिस्तान कर देते हैं, भारत पाकिस्तान कर देते हैं। ध्यान रखने वाली आपको बात है, जो पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारत के मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोडी श्रीलंका से मात्र यहाँ पे 24 किलोमीटर के दूर पे है। धनुषकोडी हम गए हुए हैं। अगर कि आप कभी चेन्नई में जाते हैं तो चेन्नई जब कन्याकुमारी आप जाइएगा तो कन्याकुमारी से धनुषकोडी चले जाइएगा, बहुत ही बेहतरीन जगह है वहाँ पे घूमने का। APJ अब्दुल कलाम का वहाँ पे म्यूजियम भी है, उनका घर वगैरह भी वहीं पे है, तो आप वहाँ सब भी टूर कर लीजिएगा। साउथ इंडिया का भी टूर कीजिए, बहुत बेहतरीन जगह है। ठीक है, इस रेखीय द्वीपों की श्रृंखला को एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। जब हम रेलवे में काम कर रहे थे चेन्नई में 5 साल, तो पूरा साउथ इंडिया जो है ना सब कुछ हम घूमे हुए हैं। एक बार आप घूमे हैं तो वहाँ का कल्चर आपको समझ में आएगा कितना बेहतरीन है लोग उधर का। बाकी अगला पॉइंट है कि जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे अफगानिस्तान और चीन की सीमाएं आपस में मिलती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है जो अब चीन के अंतर्गत है, और कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील यहीं पे स्थित है तिब्बत के पठार पर। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसका उद्गम जो होता है नेपाल में होता है, और दोनों देशों में कोसी नदी का एक संयुक्त परियोजना भी यहाँ पे बना हुआ है। नेपाल में कोसी तटबंध के टूट जाने से 18 अगस्त 2008 को यहाँ पे उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी, आप लोग याद रखिएगा। भारत और चीन के बीच में जो यहाँ पे
एक रेखा है, सीमा रेखा, जो कि यहाँ पे बॉर्डर का काम करता है, उसको कहा जाता है मैकमोहन रेखा। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में भारत, चीन, म्यांमार तीनों देश की सीमाएं एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, कि इसको भारत, चीन और म्यांमार एक ऐसा बिंदु है जहाँ पे आके ये चीज़ मिलती है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगर कि आप ये बुक पढ़िएगा ना, तो बुक में आपको इससे ज़्यादा आपका जो मेन पॉइंट जो होता है, यानी कि जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। अब देखिए, ये वीडियो देखने का यही मकसद है, कम समय में ज़्यादा चीज़ों का सीखना। अब इस चैप्टर के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अभी तुरंत हमने बताएं, ऑस्ट्रेलिया के बाद यहाँ पे 7वां स्थान आता है भारत का। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर होता है, तो ये 30 डिग्री का यहाँ पे अंतर होता है। और भारत का मानक मध्याह्न रेखा का मान कितना है, तो ये 82.5 डिग्री यहाँ पे पूर्व दिशा में ये स्थित है। ठीक है, ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे हैं, और यहाँ पे 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। ठीक है, अगला है भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी बड़ी है, तो यहाँ पे ये जो है लगभग दुगना बड़ा है। जैसे कि मैंने बताया 7500 यहाँ पे तटीय है, और टोटल पृथ्वी वो लगभग 7500 है, तो यहाँ पे लगभग कह सकते हैं कि ये दुगना है। भारत और चीन के बीच में कौन सा यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है, बॉर्डर क्या नाम है, तो वो उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। वही अगर कि आपसे पूछ दे कि भारत और प्लस पाकिस्तान के बीच में कौन सा लाइन है, तो वहाँ पे उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, तो आई होप कि ये जो वीडियो हम आपको बनाएं आपके लिए ये बेहतर हो। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 आइएगा, जिसका नाम है भौतिक स्वरूप, संरचना और उच्चावच। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण प्रकृति कई प्लेटों में विभाजित है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार इसी का एक हिस्सा है। यानी कि जो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहता है कि जो संपूर्ण प्रकृति है कई अलग अलग प्लेटों से मिलकर बना हुआ है, और भारतीय प्रायद्वीपीय जो पठार है वो भी एक प्लेट ही है। प्लेट विवर्तनिकी, जिसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरम भी बोलते हैं, का प्रयोग सबसे पहले टूजो विल्सन ने किया था, 1905 ईस्वी में किया था। किंतु इस सिद्धांत का सर्वप्रथम यहाँ पे WJ मॉर्गन के द्वारा 1967 ईस्वी में प्रतिपादन किया था। आप लोग याद रखिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के ऊपर जो प्रॉपर्टी है 6 बड़ी प्रॉपर्टी है और 9 छोटी छोटी प्लेटों से ये बनी हुई है। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरम बोलता है। सबसे पहले किसने खोज किया, तो टूजो विल्सन ने। इसको प्रतिपादन किसने किया, WJ मॉर्गन ने। ये दोनों चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय पठार भूपट्टी से लगभग पुराने भागों में से एक है। यह वह खंड है जब पृथ्वी के प्रथम ठोस हुए धरातल का प्रतिनिधित्व करता है। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 5 अरब वर्ष पहले हुई थी, 5 अरब वर्ष पहले हुई थी, और उस युग में 4 महाकल्प में इसको बांटा गया है। अजैविक, पूरा जीव या प्रारंभिक, मध्य जीव या द्वितीय, और नूतन जीव। पूर्व कैम्ब्रियन की सबसे लंबी अवधि रही है। ठीक है, यह पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज लगभग 55 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हुआ। ये भी सवाल TRE में पूछा जा चुका है। आप लोग ध्यान से अगर के एनालिसिस किए होंगे और देखे होंगे तो शायद TRE 1 में पूछा गया था कि जो महाकल्प है, 4 महाकल्प है, इसमें सबसे पुराना किसका अवधि है और कितना पुराना था, ये पूछा गया था। तो ये जो है 55 करोड़ वर्ष यहाँ पे पुराना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी सवाल आपका TRE में पूछा जा चुका है कि भारत 20 करोड़ वर्ष पूर्व सुदूर दक्षिण में था, जो गोंडवाना लैंड का भाग था। आज जो हम ज्योग्राफी का वीडियो बनाए हैं उसमें देखिएगा यही सवाल यहाँ पे पूछा गया था कि भारत जो था पूर्व में किसका हिस्सा था। ऑप्शन में दिया था पैंजिया भी दिया था, और ऑप्शन में गोंडवाना लैंड भी दिया था। मैंने वहाँ पर भी जो बताए थे कि जो दक्षिणतम हिस्सा था वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और जो गोंडवाना लैंड हिस्सा था वो पैंजिया का हिस्सा था। दो चीज़ एक ही ऑप्शन में दिया गया था, इसीलिए ये सवाल को जो था डिलीट कर दिया गया था, डिलीटेड क्वेश्चंस हो गया था। इसी गोंडवाना लैंड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र शामिल थे। अगर गोंडवाना लैंड अलग नहीं होता तो आज हमारा पड़ोसी या तो ऑस्ट्रेलिया होता, अफ्रीका होता, या तो दक्षिणी अमेरिका होता। पूरब में भूमंडल पर
केवल एक ही भूखंड था जिसे पैंजिया कहा जाता था। इसे उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को यहाँ पे गोंडवाना लैंड कहा जाता था। इसके मध्य में जो था टेथिस सागर था और द्वीपीय पठार जो गोंडवाना लैंड का अंश था। यानी कि जो ये हिस्सा देखते हैं भारत का ना, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ये चलते चलते आके यहाँ पे इसमें जुटा था। इसीलिए यहाँ पे जो वेस्टर्न आप पहाड़ी देखते हैं, यहाँ पे दोनों के आपस में टकराने से वहाँ पे पहाड़ी का निर्माण हुआ है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि हिमालय के ऊपर उठने तथा उसके दक्षिण में टेथिस के शेष भाग के नीचे मुड़ने तथा उसके अवसादों के निक्षेप के कारण एक बहुत बड़ी द्रोणी बेसिन का निर्माण हुआ, जो कि भारत का विशाल मैदान कहलाता है। ठीक है। अगर के अगला पॉइंट देखिएगा जो कि आपका बुक्स में दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है कि भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में 11% पर्वतीय भाग, 28% पठारी क्षेत्र, 18% पहाड़ी और 43% जो भाग है वो मैदानी क्षेत्र यहाँ पे है। ठीक है। हिमालय पर्वत पामीर के जो पठार से निकलकर पूर्व की ओर यहाँ पे चलता है। कौन सा? हिमालय पर्वत के आप ढाल देखे होंगे तो इस तरीक़ा से यहाँ पे बढ़ते चलता है और नॉर्थ ईस्ट में जो सीमांचल है वहाँ पे ये पूर्वांचल में ये पहुँच जाता है। ब्रह्मपुत्रा के पार होने के उपरांत दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। जो ब्रह्मपुत्रा नदी है साथियों, ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में हम बात करते हैं और ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जहाँ की पटकोई पहाड़ियाँ, ये भी सवाल पूछा जा चुका है कि पटकोई पहाड़ी किस राज्य में, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। नागा का पहाड़ियाँ नागालैंड में है। मड़ी एवं लुसाई की पहाड़ियाँ ये मिजोरम में है। से पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ बहुत सारे दर्रा है, जैसे कि जम्मू कश्मीर का जोजिला और बुर्जिल दर्रा, हिमाचल प्रदेश में लाचला और सिपकिल्ला दर्रा, वो जो थांगला दर्रा है वो उत्तरांचल में है। सिक्किम में जो है नाथुला और जेलेपला दर्रा है, याद रखिएगा। नर्मदा नदी संपूर्ण पठारी क्षेत्र को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये भी सवाल ऑलरेडी टीआरई में पूछा जा चुका है। ठीक है। सतपुड़ा के दक्षिण तापी नदी की घाटी है और नर्मदा और तापी दोनों नदियों के संकीर्ण कछारी मैदान का निर्माण किया। ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये तो हजारों दफ़ा सवाल अनेकों परीक्षा में पूछ चुका है कि कौन सा नदी भ्रंश से होकर गुजरती है। तो इसमें जो 2 नदी हैं नर्मदा और ताप्ती, ये भ्रंश से होकर गुजरती है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे है कि पूर्वी घाट प्रमुख पहाड़ियाँ में उड़ीसा का महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश का अन्नामलाई, पालकोंडा और वेलिकुंडा तथा तमिलनाडु का अन्नामलाई, पचममलाई, शिवराय की पालनी की पहाड़ियाँ और वेलगिरी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं। सवाल यही पूछेगा कौन सा पहाड़ी पूर्वी घाट का है, कौन सा पहाड़ी पश्चिमी घाट का है। तो ये सब आप लोग भूलिएगा नहीं, अच्छे से इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कच्छ के रण का मैदान समुद्री निक्षेप के से बना हुआ है। भौतिक विभाजन देख लेते हैं। भारत का भौतिक विभाजन 6 भागों में किया गया है। हिमालय पर्वत श्रेणी, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार, तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह के रूप में इसको यहाँ पे विभाजित किया गया है। फिर आता है निकल के यहाँ पे कि हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में अब पढ़ते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार यहाँ से सिंधु नदी से होते हुए ब्रह्मपुत्रा नदी तक लगभग 2500 किलोमीटर का यहाँ पे विस्तार पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। यह एक वलित और मोड़दार पर्वत है। सवाल ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है। इसका जो शेप है अर्धवृत्त के रूप में, चाप के रूप में यहाँ पे है। यह एक नवीन पर्वत श्रृंखला है, यह भी आपको याद होना चाहिए। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इनकी 3 समानांतर श्रेणियाँ हैं। ठीक है। उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। मैं हिमालय जब वहाँ पे पढ़ा रहा था एनसीईआरटी, तो वो वाला वीडियो में देख लीजिएगा। हिमालय के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से हम आपको पढ़ाए हुए हैं। इस श्रृंखला का विशेषता यह है कि इसके सर्वाधिक ऊंचे शिखर तथा हिमालय के सभी प्रमुख शिखर हैं। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8848, ये कि नेपाल में स्थित है। K2 जो है गांडविन आस्टिन माउंट एवरेस्ट के बाद सेकेंड हाईएस्ट चोटी है, जिसका ऊंचाई अगर देखिएगा 8611 मीटर है। ये भारत में स्थित है। कंचनजंगा भी भारत में स्थित है और K2 के बाद इसका यहाँ पे ऊंचाई 8598 है। मकालू नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है, नंगा पर्वत भारत में, अन्नपूर्णा पर्वत भारत में, कामेट पर्वत भारत में, नामचा बरवा पर्वत भारत में और गुरुल्ला
मंदहाता जो पर्वत है ये भी यहाँ पे ये नेपाल में पाया जाता है। ये कुछ पर्वत श्रृंखला है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट जो दिया गया है, जास्कर पर्वत श्रेणी महान हिमालय की एक श्रेणी है। जास्कर के उत्तर में लद्दाख यहाँ पे पर्वत श्रेणी है। ठीक है, गांडविन आस्टीन जो है गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हिमालय के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है, इससे ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इस शिखर के भारत की सबसे ऊंचा शिखर है यहाँ पे कौन सा, गोंडविन आस्टीन, जिसका ऊंचाई है 8611 मीटर, आपको याद होना चाहिए। सतलज एवं सिंधु के बीच में स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। अब देखिए जो हिमालय है ना, अलग अलग बांटा गया है नदियों के प्रवाह के ऊपर में, तो आप लोग याद रखिएगा, ये भी सवाल, इसमें से 2-3 सवाल ऑलरेडी तैयारी में पूछा जा चुका है। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय जो है सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित क्षेत्र को पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय बोला जाता है। जो कुमायूं हिमालय है सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। नेपाल हिमालय काली नदी तीस्ता नदी के बीच स्थित है। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में ये स्थित है। ठीक है, फिर आता है अगला पॉइंट यहाँ पे, जिसका नाम है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान जो है, उत्तर का विशाल मैदान को सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। यह जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है और भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला यह मैदान है। रावी और ब्यास के दोआब की ऊपरी बारी दोआब कहा जाता है ये दो नदियों को, और ब्यास और सतलुज के बीच विष्ट दोआब कहा जाता है। ठीक है, रावी और ब्यास के ऊपरी दोआब को क्या कहते हैं, ऊपरी बारी दोआब, और ब्यास और सतलज के बीच के बिष्ट को यहाँ पे दोआब कहा जाता है, बिष्ट दोआब कहा जाता है। यानी कि दो नदी के बीच और अलग अलग दोआब का नाम, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि विशाल मैदान का दूसरा उपभाग राजस्थान का मैदान है। बालूका स्तूप यहाँ की प्रमुख स्थलाकृति है। ठीक है, पूर्वी भाग में यहाँ कई पहाड़ियाँ हैं जिसे टोर कहते हैं। लूनी इस प्रदेश की प्रमुख नदी है जो कि वर्षा के दिनों में कच्छ के रन तक जाती है, आप लोग याद रखिएगा। यमुना नदी से लेकर पूरब में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक फैले मैदान की मध्यवर्गीय मैदान या गंगा का मैदान कहा जाता है। इस मैदान का यहाँ पे तीसरा भूभाग है, यानी कि उपभाग है। ठीक है, उसके बाद अगर के यहाँ पे देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि इस विस्तृत मैदान को 3 उपभागों में बांटा गया है। ऊपरी गंगा का मैदान, इसके अंतर्गत दिल्ली से इलाहाबाद तक का क्षेत्र आता है। मध्यवर्ती गंगा का मैदान इलाहाबाद से फरक्का तक आता है। और निचली गंगा मैदान, इसके अंतर्गत गंगा का डेल्टा मैदान आता है जो कि पश्चिम बंगाल में यहाँ पे स्थित है। बिहार राज्य का अधिकतर भाग जो है गंगा और उसके सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। यहाँ की नदियाँ जो है प्रतिवर्ष बाढ़ आते हैं जिसके कारण यहाँ दलदल और चौर भूमि का विस्तार रहता है, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र का मैदान पूर्वी मैदान असम राज्य में सदिया के उत्तर पूर्व से होकर धुबरी स्थान तक लगभग 650 किलोमीटर ये लंबा है। ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान के मध्य से गुजरती है और इस नदी के बीच स्थित माजोली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम यहाँ पे 2 नाम से जानते हैं। एक यहाँ पे खादर होता है और एक होता है बांगर होता है। ठीक है, जो नया जलोढ़ मिट्टी होता है, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर बोलते हैं, और पुराने जलोढ़ मिट्टी को जो बोला जाता है उसको बांगर बोला जाता है। ये दोनों चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट जो आता है आपका दक्षिण का पठार आता है। दक्षिण का पठार प्रायद्वीपीय पठार आकृति की दृष्टि से त्रिभुजाकार, जैसे कि भारत का अगर के आप देखिएगा मैप तो लगभग जो भारत का मैप है यहाँ से ऐसे डायरेक्ट रूप से यहाँ पे गुजरा हुआ है, यानी कि यहाँ पे एक ये बनाती है। ठीक है, त्रिभुजाकार टाइप से ये बनाती है, उसी के बारे में ये बोल रहा है। ठीक है, और इसको भी पढ़ने के लिए अलग अलग भागों में इसको बांटा गया है। पहला जो है मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि का अधिकतर भाग मालवा का पठार कहा जाता है, याद रखिएगा। विंध्याचल के दक्षिण में इन्हीं के समानांतर सतपुड़ा पर्वत तथा पूर्व में अमरकंटक, छोटा नागपुर का पठार सतपुड़ा का पठार ही है। सतपुड़ा की सबसे ऊँची जो चोटी है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पंचमढ़ी है, जिसकी ऊँचाई जो है यहाँ पे
1350 मीटर इसका ऊंचाई है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अरावली की औसत ऊंचाई 300 मीटर तक है, किंतु दक्षिण पश्चिम के माउंट आबू के निकट इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट आबू की गुरु शिखर है। इसका जो ऊंचाई है 1722 मीटर इसका ऊंचाई है। ठीक है, अगला आता है दूसरा दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, इसको दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। यह लावा निर्मित और लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये भी सवाल पूछा जाता है कौन सा पठार लावा निर्मित है, तो ये जो है दक्कन का पठार आपको सही कीजिएगा। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है ना वो है दोडा बेटा, जिसकी जो कुल ऊंचाई है 2670 मीटर उसका ऊंचाई है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च जो शिखर है अनाईमुडी जो है, जो कि अन्नामलाई की पहाड़िया में स्थित है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। चौथा आता है कि तटीय मैदान। तटीय मैदान क्या है कि पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण और दक्षिणी भाग के मालाबार तटीय मैदान यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ऐसे जब जो क्षेत्र आप देखते होंगे, ये जो क्षेत्र यहाँ से गोवा से लेकर यहाँ पे गोवा कर्नाटक से होते हुए गुजरता है महाराष्ट्र पुणे तक, इस क्षेत्र को यहाँ पे कोंकण का क्षेत्र बोला जाता है। और यही इस क्षेत्र के जब आइएगा तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। इस तटीय मैदान के उत्तरी भाग को गोलकुंडा तट और दक्षिणी भाग को भी कोरोमंडल तट कहा जाता है। यानी कि जो पश्चिमी भाग है इस भाग में भी दो चीज़ भागा गया है, नीचे वाला भाग को कोरोमंडल कहा गया है और ऊपर वाला जो भाग है उसको यहाँ पे गोलकुंडा तट कहा गया है। ठीक है, अब आता है पांचवा भारत का मरुस्थल। भारत का मरुस्थल के बारे में देख लेते हैं। जो भारत का मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल है 10,04,000 किलोमीटर, ये भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार है। सबसे ज़्यादा जो भाग मिलता है यहाँ पे राजस्थान में देखने को मिलता है, और जैसे मरुस्थल होने के वजह से यहाँ पे 15 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और इस क्षेत्र की एकमात्र नदी जो है लूनी नदी है, और ये लूनी नदी कच्छ के रण में जाके वहाँ पे गिरती है, कच्छ की खाड़ी में। द्वीप समूह, भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत में 1256 द्वीप हैं। ये मुख्यतः दो समूहों में है, पहला बंगाल की खाड़ी के द्वीप और दूसरा यहाँ पे अरब सागर की द्वीप, जिसमें 36 द्वीपों पर आबादी पाई जाती है। ये जो 36 द्वीप है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और अरब सागर में जो है 47 द्वीप है। आप लोग याद रखिएगा। भारत की सबसे दक्षिणी जो बिंदु है यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है। इसका अगर के यहाँ पे देखिएगा क्या अक्षांशीय विस्तार है, तो 6 डिग्री 6.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में यह स्थित है। अरब सागर के द्वीप में लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप भी शामिल है। पूरा समूह प्रवाल निक्षेप से निर्मित बना है, और 11 डिग्री चैनल द्वारा दोनों को यहाँ पे अलग किया जाता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब जैसे ही आइएगा इस चैप्टर के लास्ट में अगर क्या पाइएगा तो आपका यहाँ पे दिया गया है MCQs। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है? तो यह नेपाल में स्थित है, और 8,848 मीटर इनकी ऊंचाई है। बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय में कौन सा श्रेणी है? ये शिवालिक श्रेणी है। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यहाँ पे सर्वमान्य है। सैंडल पीक जो है, चोटी जो है, उसकी ऊंचाई कितना है? तो 738 मीटर है। और भारत का सबसे प्राचीन भूखंड जो है प्रायद्वीपीय पठार यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 3, जिसका नाम है अपवाह स्वरूप। इसमें अगर देखिएगा तो रिवर सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसको हम कहते हैं अपवाह द्रोणी या बेसिन कहते हैं। ठीक है, अगर देखिएगा ना तो जो रिवर सिस्टम है भारत में 2 भागों में उसको बांटा गया है। पहला भाग जो यहाँ पे हिमालय से जो यहाँ नदी निकलता है, और दूसरा भाग है जो प्रायद्वीपीय भारत की यहाँ पे नदी है। तो 2 भागों में नदी को पढ़ने के लिए यहाँ पे बांटा गया है। हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो अधिकांश नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती हैं और अस्थायी होती हैं। आपको ही पता होगा जो हिमालय है, हिमालय हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, और यहाँ पे जो है चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो ये जो बर्फ़ है सालों भर यानी 12 मास क्या होता है, पिघलते रहते हैं। और जो पिघल के यहाँ पे जो यहाँ पानी बनते हैं वही पानी नदियों में प्रवाहित होती है। इसीलिए जो हिमालय की नदियाँ होती हैं वो बारहमासी होती हैं और ये अस्थायी नदी होती है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह बेसिन जो है अमेज़न नदी की हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है,
सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी जैसी भारत की प्रमुख नदियां हिमालय के क्षेत्र से निकलती है। इन नदियों ने प्रवाह के क्रम में पर्वतों को काटकर गॉर्ज का निर्माण किया है। सवाल डायरेक्ट रूप से पूछा जा चुका है कि कौन सा नदी गॉर्ज का निर्माण करती है, आप लोग याद रखिएगा। तो वहाँ पे क्या करना है आपको, एक जो नदी है, एक सिंधु नदी है और दूसरा जो है एक जो है ब्रह्मपुत्रा नदी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। अगला पॉइंट की तरफ देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे दिया गया है। अगला पॉइंट है कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो अधिकांश नदियां मौसमी हैं, जिसका स्रोत मुख्यतः वर्षा है। यानी कि प्रायद्वीपीय नदी जो होती हैं वो वर्षा पर डिपेंड रहने वाली नदी है। और जैसे कि मैंने ऊपर में बताया, जो हिमालय की नदियां हैं वो हिमालय सालों भर बिना वर्षा के ही वो नदियां चलती रहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे गिरती है। यानी कि इधर से निकलकर यहाँ पे ये गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा डेल्टा और सागर में गिरने वाली नदियों के द्वारा एस्चुअरी, जिससे नदी ज्वारमुख का निर्माण करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। डेल्टा का निर्माण कौन सा नदी के द्वारा होता है, जो नदी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और दूसरा बड़ी चीज़, जो नदी यहाँ पे अरब सागर में गिरती है, अरब सागर, उस नदी के द्वारा यहाँ पे एस्चुअरी का निर्माण किया जाता है, एस्चुअरी। तो ये दोनों चीज़ें अच्छे से याद रखिएगा। सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये नदियाँ जो हैं हिमालय की प्रमुख नदियाँ हैं। आप लोग याद रखिएगा, तीन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। नदियाँ अपने गाद से प्राकृतिक तटबंध का निर्माण करती हैं। ये तटबंध बाढ़ क्षेत्र में मानव अधिवास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। यानी कि जो नदी होती है अपने गाद से प्राकृतिक तटबंध बना देती है। तटबंध मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बांध बना देती है, और यह बांध नदियों से बचाती है और जो भी लोग यहाँ पे मानव निवास करते हैं उनके लिए समझिए कि एक वरदान साबित होता है। ठीक है, अब जैसे ही आगे आइएगा तो आपको अलग अलग नदियों के बारे में बुक्स में पढ़ना है। सबसे पहले आता है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से? मानसरोवर झील जो कि कैलाश पहाड़ी पर यहाँ पे स्थित है। वहाँ से कैलाश पर्वत है, बल्कि पर्वत पर ये स्थित है, वहीं के बगल में मानसरोवर झील से निकलती हुई भारत के जम्मू कश्मीर के लद्दाख ज़िले में प्रवेश करती है। लद्दाख में सिंधु नदी गॉर्ज का निर्माण करती है, जिसे गिलगिट गॉर्ज कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। मिठानकोट पाकिस्तान के समीप सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम आदि नदियाँ सिंधु में आकर मिलती है। यानी कि सिंधु की सहायक नदी यहाँ पे देख सकते हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये सब सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। यह नदी दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर कराची से पूरब मैदान का निर्माण करते हुए अरब सागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में गिरती है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या कुछ दिया गया है। डायरेक्ट रूप से कभी कभी ये पूछ दिया जाता है, जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग यहाँ पे देखिएगा तो 2900 किलोमीटर इसका लंबाई है। और ये क्या है ना, 1/3 भाग क्षेत्र भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, और शेष जो है यहाँ पे पाकिस्तान में बहती है। यानी कि जो 2900 किलोमीटर कुल लंबाई यहाँ पे दिया गया है, यानी कि जो पाकिस्तान में जो नदी बहती है सिंधु नदी, वहाँ से लेकर टोटल लंबाई यहाँ पे 2900 किलोमीटर दिया गया है। ठीक है, नदी की मुख्य धारा भागीरथी की उत्पत्ति जो होता है हिमालय स्थित गंगोत्री हिमालय के गोमुख से हुआ है, और अलकनंदा उत्तराखंड स्थित देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है, गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होती है। यानी कि भागीरथी में जब यहाँ पे अलकनंदा नदी मिलता है, अलकनंदा नदी प्लस भागीरथी, जब ये दोनों आन के यहाँ पे मिलती है तो फिर इसका एक धारा को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है गंगा नदी के बारे में। इस नदी के मुख्य धारा भागीरथी की उत्पत्ति हिमालय स्थित गंगोत्री हिमालय के गोमुख से निकलती है। अलकनंदा उत्तराखंड स्थित देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है, गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होती है, जैसे कि मैंने बताया। और अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे एक में मिलते हैं? तो उत्तराखंड के देवप्रयाग में ये मिलते हैं। वहाँ के बाद से ये दोनों नदी संयुक्त रूप से गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होती है। इसका जो कुल लंबाई है इस नदी का
2525 किलोमीटर, यानी कि याद रख सकते हैं 2500 किलोमीटर नॉर्मली याद रख सकते हैं। सवाल में ये भी पूछा जाता है गंगा की कुल लंबाई कितना है, तो 2500 किलोमीटर याद रखिएगा। जो देश के अंतर्गत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों से बहते हुए फरक्का होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हजारों बार सवाल पूछा जा चुका है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। हिमालय की अनेक नदियाँ यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी आदि अपने जल को गंगा में उत्सर्जित करती है। अब इस तरीक़ा से जो गंगा का सहायक नदी है ये बन जाती है यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी नदी। फरक्का के समीप गंगा दो भागों में बढ़ जाती है। पहला भाग जो है डेल्टा से होते हुए पश्चिम बंगाल की बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है, और जो दूसरा भाग है मुख्य धारा के रूप में बांग्लादेश में प्रविष्ट होती है, जहां ब्रह्मपुत्रा नदी इसमें आकर मिल जाती है, और इस संगम को मेघना के नाम से कहा जाता है। देखिए गंगा नदी जब बांग्लादेश में वहाँ पे जाती है तो उसको अकेले रूप से पद्मा कहा जाता है, लेकिन जब ब्रह्मपुत्रा के साथ में जब जाती है तो उसकी मुख्य धारा को मेघना कहा जाता है। आप लोग ये दोनों चीज़ अच्छे से याद रखिएगा और कन्फ्यूज़न मत होइएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। इस डेल्टा का नाम सुंदरवन का डेल्टा है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला आता है ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी की उत्पत्ति तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुई है, और इसकी जो कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर से भी अधिक है। यह उत्तर में हिमालय के समानांतर प्रवाहित होकर नामचा बरवासीकर के समीप अंग्रेजी के यू आकार का मोड़ बनाकर अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। अब देखिए ये भी सवाल यहाँ पे ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा नदी अंग्रेजी के किस अक्षर के तरह यहाँ पे आकृति बनाती है, तो किसकी तरह, यू आकार के तरह। यहाँ का स्थानीय भाषा में इसको दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको पता होगा जब असम में ब्रह्मपुत्रा नदी प्रवेश करती है तो वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नहीं, इसको वहाँ पे बोला जाता है दिहांग नदी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो नदी और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए मैंने गंगा नदी का भी यहाँ पे नाम बताया, एक बताया जो पद्मा बताया और दूसरा बताया मेघना बताया। उसी तरह ब्रह्मपुत्रा नदी का अगर तिब्बत में देखिएगा तो सांगपो नदी और बांग्लादेश में देखिएगा तो जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सवाल यहीं से बनता है। अब फिर आता है यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी यमुनेत्री हिमनद से निकलती है और इसकी कुल लंबाई जो है 1375 किलोमीटर है। इसका कुछ सहायक नदी का नाम केवल पूछा जाता है, तो याद रखिएगा चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी जो इसके है प्रमुख सहायक नदी है। कौन सा नदी, सहायक नदी, ठीक है। घाघरा नदी जो है ट्रांस हिमालय क्षेत्र के करनाली स्थित चूगो हिमनद से ये निकलती है। और जो ये गंडक नदी है, यह नदी महान हिमालय से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के चंपारण में प्रवेश करती है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही जानने की ज़रूरत है। फिर आता है कोसी नदी। कोसी नदी का सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, इसको बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है कि जब ये आता है तो बिहार में भयानक तरीके का बाढ़ आता है, जिससे जान माल का बहुत ज़्यादा क्षति होता है, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। इस नदी के जो है उद्गम स्थल जो है गोसाईनाथ की पहाड़ियाँ से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के सुपौल जिला में प्रवेश करती है। अब देखिए ये भी सवाल पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि जो कोसी है, कोसी बिहार के किस जिला से प्रवेश करती है, तो सुपौल जिला से प्रवेश करती है। आप लोग याद रखिएगा, सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। उद्गम स्थल के समीप कोसी की जो मुख्य धारा है उसको अरुण के नाम से जाना जाता है। क्या के नाम से, अरुण के नाम से। गंगा द्वारा लाई गई नवीन जल रोड से निर्मित बाढ़ का जो मैदान है उसको टाल के नाम से पुकारा जाता है। अन्य धाराओं को समाहित कर कुर्सेला, जिसको सहरसा के निकट में है, गंगा से जाकर यहाँ पे ये मिल जाती है। अब देखिए ये भी सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है, कोसी जो है गंगा में कहाँ पे मिलती है, तो ये जो मिलती है सहरसा में मिलती है। सहरसा जिला है और जिला में जो है कुरुसेला जगह है, आप लोग याद रखिएगा। इस जो कोसी नदी की कुल लंबाई जो है 230 किलोमीटर है। कोसी नदी इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह बिहार की नदी है, इसीलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है बिहार के एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। अगला पॉइंट आता है नर्मदा नदी।
नर्मदा नदी के बाद में हम 2-3 चीज़ याद रखिएगा। जो धुआंधार जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर है, और ये धुआंधार जलप्रपात को ही कपिल धारा भी बोला जाता है। ये दोनों अच्छे से याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के निकट जो महाकाल की पहाड़ी है ये इससे निकलती है और पश्चिम की ओर होते हुए एक भ्रंश का निर्माण करती है, भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी दूसरी सबसे लंबी? सबसे लंबी प्रायद्वीपीय भारत की नदी गोदावरी नदी है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है आपका यहाँ पे नर्मदा नदी है, ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। तापी नदी के बारे में याद रखिएगा। तापी नदी जो है सतपुड़ा पहाड़ी से निकलता है और ये खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में, कच्छ के रण में मार देते हैं, लेकिन ये जो नदी जो प्रवाहित होती है ये खंभात की खाड़ी में प्रवाहित होती है, याद रखिएगा। सूरत के निकट पूर्णा इसकी एकमात्र नदी है, सहायक नदी। कौन सा है? पूर्णा नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में गुजरात का जो साबरमती है और माही भी है। अब ये भी डायरेक्ट सवाल पूछा जा चुका है कि पश्चिम के बहने वाले इनमें से कौन सा नदी है, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी। और उसमें से जो ऑप्शन में रहता है साबरमती रहता है। तो पश्चिम की बहने वाली नदी, 2 नदी के नाम आप लोग हमेशा याद रखिएगा। पहला साबरमती और दूसरा जो है आपका माही नदी, ये दोनों अच्छे से याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर अनेक नदियां अरब सागर में गिरती है, जैसे कि गोवा का मांडवी नदी और जुआरी नदी। अब देखिए जो जो नदी का नाम हम ले रहे हैं उसका क्षेत्र का नाम आप लोग जरूर से याद रखिएगा। मांडवी नदी और जुआरी नदी कहाँ पे बहता है? तो ये गोवा में बहता है। कर्नाटक की कालिंदी नदी, गंगावेली और सरावती, यहाँ पे सरवती लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसको, ये सरावती नदी है, ठीक है। तो ये सब कहाँ पे नदी है? ये सब कर्नाटक में बहने वाली नदी है। केरल में जो एक नदी है वो पेरियार नदी है, पंबा नदी है और मणिमाला नदी है, ठीक है। और यहाँ पे ये सब सारा जो नदियाँ ये तीव्रगामी नदियाँ हैं, आप लोग याद रखिएगा, तेज़ी से बहने वाली नदियाँ है। महानदी कहाँ बहती है? तो ये उड़ीसा में बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बस इसके बारे में आपका किताब में इतना ही चीज़ दिया गया है। अगला आता है आपका गोदावरी नदी। गोदावरी नदी याद रखिएगा सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण भारत में इस नदी को दक्षिण की गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हजारों मर्तबा ये सवाल पूछा जा चुका है। दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी नदी को। वृद्ध गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी नदी को। ये दोनों चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बारे में क्या चीज़ दिया गया है? पश्चिमी घाट स्थित महाबलेश्वर महाराष्ट्र के निकट एक स्रोत से निकलकर लगभग 1290 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी अपवाह बेसिन का विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्यों में है। यानी कृष्णा नदी जो मुख्य रूप से जो बहती है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है, आप लोग याद रखिएगा। कावेरी नदी के बारे में भी याद रखिएगा। कावेरी नदी की जो उत्पत्ति है पश्चिमी स्थित ब्रह्मागिरी की पहाड़ी से होती है। कहाँ पे? ब्रह्मागिरी की पहाड़ी से। इस नदी का अपवाह बेसिन तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है। अंततः यह नदी तमिलनाडु के स्थित कुडलूर से दक्षिण की बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे जाके गिरती है। कावेरी नदी कहाँ पे गिरती है? आपका बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है, ठीक है। उपरोक्त नदियों के अतिरिक्त कई छोटी छोटी नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती है, जिसमें दामोदर नदी, ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी, स्वर्णरेखा नदी। अभी हमने आपको बताया पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन कौन सा? मुख्य रूप से साबरमती नदी और दूसरा माही नदी बताया ना। अब फिर कुछ पूरब की तरफ बहने वाली नदी याद रखिएगा। यही सब डायरेक्ट सवाल में पूछा जाता है। ये जो पूरब की तरफ जो बहता है वो है दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी, वैतरणी और उसके बाद है स्वर्णरेखा नदी। ये सब पूरब की तरफ बहने वाली नदी है, ठीक है। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो कि कावेरी नदी पर स्थित है।
जलप्रपात के बिजली घर से मैसूर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को बिजली प्राप्त किया जाता है। और ये जो है स्वर्णरेखा नदी पर जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ये कर्नाटका में स्थित है। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है कौन सा जलप्रपात है, ये सवाल पूछा जा चुका ऑलरेडी बीपीएससी में कि कुंचिकल जो जलप्रपात है जो कि कर्नाटक के शिमोगा यहाँ पे जिला में स्थित है, वहाँ पे ये कुंचिकल जलप्रपात स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ा जलप्रपात साथियों है। ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। अब देख लेते हैं कुछ जलाशय के बारे में आपका बुक्स में दिया गया है। जलाशय जिसको झील भी बोलते हैं, जैसे कि कश्मीर का जो डल झील है, बुलर झील है, ये कश्मीर में स्थित है। राजस्थान का जो सांभर झील है और बेगूसराय का कांवर झील है। बेगूसराय का जो कांवर झील है बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है बीपीएससी में, इसीलिए आपको ये याद होना चाहिए क्योंकि ये बिहार का भी है। और बेतिया जिला में जो कि बिहार में ही है, सरैया मान यहाँ पे आपका एक जलप्रपात है। उसी तरह दरभंगा जिला में लक्ष्मी सागर यहाँ पे झील स्थित है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए धंसना घाटी का झील ये कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिए। डायरेक्ट रूप से पूछा जाता है उदाहरण। धंसना घाटी झील का जो उदाहरण है विक्टोरिया झील, रुडोल्फ झील, न्यासा झील, इसका यहाँ पे धंसना घाटी का झील का उदाहरण है। अब भारत में तिलैया बांध द्वारा धंसना में कृत्रिम झील बनाया गया है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। गोखुर झील का जो उदाहरण है बेतिया का सरैया मान और बेगूसराय का कांवर झील गोखुर झील का उदाहरण है। क्रेटर झील जो है जब ज्वालामुखी के क्रेटर से राख लावा का आना बंद हो जाता है, जब क्रेटर में वर्षा का जल जमा होकर झील में परिणित हो जाता है, उसको बोलते हैं क्रेटर झील। क्रेटर झील का जो मेन उदाहरण है याद रखिएगा बोलोविया का टिटिकाका झील, टर्की का वान झील इसके प्रमुख उदाहरण है। और भारत में लोनार झील इसी प्रकार का यहाँ पे स्थित है। जो लोनार झील है वो भी एक क्रेटर झील है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है लैगून झील। लैगून झील कौन कौन से हैं, तो लैगून झील जो है भारत में स्थित जो चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है, और एक पुलिकट झील है जो कि लैगून झील का उदाहरण है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट है आपका हिमानी झील। हिमानी झील का जो उदाहरण है नैनीताल झील, भीमताल झील, सात ताल झील, ये सब जो है यहाँ पे इसका उदाहरण है, ठीक है। फिर आता है भूगर्भीय क्रिया से निर्मित झील। जम्मू कश्मीर में बुलर झील मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, आप लोग याद रखिए, बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। जल विद्युत पैदा करने के लिए नदियों पर बांध लगाए जाने से झील का यहाँ पे निर्माण हुआ है, जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना के विकास से गोविंद सागर झील का यहाँ पे निर्माण हुआ है। भाखड़ा नांगल परियोजना जब बनाया गया था तो वहीं पे एक कृत्रिम झील बनाया गया था, गोविंद सागर झील। लोकतक एवं बड़यानी जैसी कई मीठे पानी के साथ साथ राजस्थान का लवणयुक्त सांभर झील इसी प्रकार का झील है। तो इससे आपको कितना तरीका का यहाँ पे याद हुआ। सबसे ज़रूरी बात है कि आपसे डायरेक्ट यही पूछेगा गोविंद सागर झील किस तरीका के झील का उदाहरण है, तो ये भूगर्भीय क्रिया से निर्मित झील का उदाहरण है। जैसे कि यहाँ पे वुलर झील हो गए और भी झील का नाम बताया, सांभर झील हो गए, ये सब कुछ इसके उदाहरण है, ठीक है। मानव सभ्यता की जीवन रेखा के रूप में नदियाँ, अब उसमें से देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपका बुक्स में दिया गया है। सिंधु घाटी में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हांगो की घाटी में चीन की सभ्यता और नील की घाटी में मिस्र की सभ्यता का यहाँ पे विकास हुआ है। डायरेक्ट सवाल पूछेगा जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो को सभ्यता हुआ था किस नदी घाटी में हुआ था, सिंधु नदी घाटी में ये चीज़ यहाँ पे हुआ था। दूसरा अगर के पूछ देगा कि हांगो घाटी जो है कहाँ पे इस सभ्यता का विकास हुआ, तो ये हुआ चाइना में। नील नदी की घाटी में किस सभ्यता का विकास हुआ, तो वो हुआ मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। ये चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। प्रागैतिहासिक मानव संस्कृति की खोज का प्रथम जो श्रेय जाता है फ्रांस के बाउचर द पथरेस को है। इन्होंने विभिन्न प्रमाणों के अध्ययन के पश्चात पेरिस के सीन नदी की सभ्यता का उद्भव को केंद्र बताया। सवाल ऑलरेडी यहाँ पे पूछा जा चुका है कि सीन नदी की सभ्यता का उद्भव का केंद्र कहाँ पे हुआ है, तो ये पेरिस में हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। ये भी सवाल पूछा जा चुका है कि जो पेरिस है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। ये चीज़ को भी आपको जानकारी होना चाहिए। डॉक्टर मित्रा ने मानव उत्पत्ति का केंद्र शिवालिक के दक्षिण
हिमानी के पिघलने से निर्मित नदी घाटी को यहाँ बताया, किसने बताया? डॉक्टर मित्रा ने बताया है। पटना स्थित गांधी सेतु भारत की सबसे लंबा सड़क पुल है जिसका निर्माण 1984 में हुआ है, और ये भी सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। बड़े आकार की झील को समुंदर भी कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सागर झील, मृत सागर झील, अरल सागर झील इत्यादि। पर्यावरणीय दृष्टि से किसी राष्ट्र के कुल भूभाग का 33% भागों पर वनाच्छादित होना चाहिए, यानी कि कोई भी देश हो जितना उसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का 33% भाग पर समझिए कि यहाँ पे फॉरेस्टेशन होना चाहिए। इसका जिसको भी पीडीएफ चाहिए ना, हमारे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको थोड़ा सा मामूली पैसा पे करके ये हम पीडीएफ दे देंगे। ये पीडीएफ बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च आते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च लगते हैं, इसलिए थोड़ा सा मामूली फीस से आप लोग इसको ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी जिनको भी स्पेशल टीचर का जो नोट्स है ना, नोट्स चाहिए होगा, हमारा दिए गए नंबर जिसका हम लिंक भी नीचे दे देंगे कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप का 9176800345 पर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला है कि भारत सरकार ने गंगा कार्य परियोजना को 1985 ईस्वी में ये प्रारंभ किया था। टिहरी परियोजना का विकास भागीरथी नदी पर हुआ था और यहाँ पे 2400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। पंडित नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, सवाल इससे ऑलरेडी पूछा जा चुका है। भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी परियोजना को विश्व की 5वीं और एशिया की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। कहाँ पे? टिहरी परियोजना कहाँ पे स्थित है? ये तो भागीरथी पर स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में साबरमती, माही, यमुना जो नदी है, ये सब प्रमुख नदी है। और यहाँ पे जो है आपका चैप्टर 3 समाप्त होता है। और लास्ट में आइएगा तो कुछ यहाँ पे वस्तुनिष्ठ सवाल दिए गए। लक्ष्मी सागर झील कहाँ पर स्थित है? अभी तुरंत हमने बताया, लक्ष्मी सागर झील बिहार के दरभंगा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दरभंगा में स्थित है। कौन सा लवणीय झील है? तो सांभर जो है, सांभर झील लवणीय झील है, और सांभर झील जो स्थित है राजस्थान में स्थित है। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला जो सवाल पूछा गया है आपका इस किताब में कि गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? ये जो अवस्थित है पटना में अवस्थित है, और जैसे कि बताया 1984 में इसका निर्माण हुआ है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है भ्रंश से होकर गुजरती है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? इसको जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। अब इसको हम बोलते हैं दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो इसको बोला जाता है वृद्ध गंगा भी बोला जाता है। वृद्ध ऐसे नहीं लिखाएगा, वृद्ध ऐसे लिखाएगा, वृद्ध गंगा के नाम से भी इसको बोला जाता है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था। पहलगाम अटैक के बाद ये समझौता को तोड़ दिया गया है, ठीक है। सांगपो नदी का उपनाम क्या है? सांगपो नदी किसका उपनाम है? जिसको चाइना में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन सा? ब्रह्मकुंड जो है, जो कि बिहार में स्थित यहाँ पे है जलप्रपात, ये गर्म जलप्रपात है। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? गोसाई धाम इसका यहाँ पे है, इसका उद्गम स्थल। अब आपका यहाँ पे एक सवाल है, सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर देकर जाइएगा। कोसी नदी बिहार के किस जिले में? बिहार की किस जिले में? ठीक है, जिले में सोन नदी से मिलती है, सोन नदी से मिलती है। अभी तुरंत मैंने ऊपर में बताया है, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में ये लिख कर जाइएगा कि बिहार में किस कहाँ पे ये सोन नदी से मिलता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर 4 जिसका नाम है जलवायु। जलवायु चैप्टर, यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरब भाषा मौसम के शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मौसम या ऋतु। वर्षा की दृष्टि से मौसीनराम में औसत वार्षिक वर्षा 1180 सेंटीमीटर होती है, जबकि जैसलमेर में 12 सेंटीमीटर से भी अधिक नहीं होती है। अक्टूबर नवंबर में दक्षिण भारत में पूर्वी भाग में लौटते हुए मानसून से अच्छी वर्षा होती है। और ये सवाल जो मैंने अभी स्टेटमेंट पढ़ा, हजारों मर्तबा भारत के अनेकों एग्जाम में पूछा जा चुका है। सवाल कैसे पूछा जा चुका है कि ठंडी के दिनों में भारत के किस हिस्से में बारिश होती है? तो वो जो होती है तमिलनाडु के तटों पर होती है, दक्षिणी भारत में अगर के हम कहें तो वहाँ पे होता है।
अब देखिए यहाँ पे जो अब ये दूसरा सवाल कि तमिलनाडु के तटों पर बारिश किस कारण से होता है, तो वहाँ पे आपको मारना होगा लौटते हुए मानसून के कारण से। अगर ऑप्शन में है तो इसको मारना है, अगर कि ये ऑप्शन में नहीं है तो आपको वहाँ पे कुछ और ऑप्शन देगा, उसको वहाँ पे आपको मारना होगा। ठीक है, आगे ही बताएंगे क्या ऑप्शन देगा। अब देखिए अल्नीनो जो है स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है शिशु। वास्तव में जो अल्नीनो है एक गर्म जलधारा है जो दक्षिण अमेरिका के पेरू इक्वाडोर देश के प्रशांत तटीय भाग में 3 से 7 वर्षों के अंतराल पर ये उत्पन्न होती है। इस गर्म जलधारा के कारण जल का तापमान जो है अचानक से 5 डिग्री से 10 डिग्री तक यहाँ पे बढ़ जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के तट पर 1 जून को पहुँचता है और ये सवाल जो है तैयारी में आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट जो है दिया हुआ कि पछुआ पवन विक्षोभ के कारण भारत के उत्तरी मैदान में वर्षा होती है जो कि रबी फसलों के लिए लाभदायक होती है। अब याद रखिए जो ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है ना वो खरीफ फसल के लिए लाभदायक होती है, और जो शीतकालीन वर्षा होती है वो रबी फसल के लिए यहाँ पे लाभदायक होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वर्षा होती है जो कि जून से सितंबर तक होती है, आप लोग याद रखिएगा। और भारत में यहाँ पे 6 तरीका का जो ऋतुएँ हैं वो पाई जाती है। कौन कौन सी? वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। किंतु भौगोलिक दृष्टि से अगर देखिएगा तो कुल यहाँ पे 4 ऋतु में विभाजित किया गया है। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और लौटती मानसून ऋतु जो कि सितंबर से यहाँ पे नवंबर के बीच में रहता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि किताब में आपका दिया गया है। भारत के दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग में जो है हवा अरब सागर की ओर से आती है जिससे यहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, इसी समय बिहार तथा पश्चिम बंगाल के आसपास में धूल भरी आंधी चलती है। पश्चिम बंगाल में इस आंधी को नार्वेस्टर कहा जाता है या काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यही जो यहाँ पे आंधी चलती है असम में चाय के फसल के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, वहीं ये जो है ये जो हवा चलता है ये आम के फसल के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है। कर्नाटक में इन आंधियों को जो कहा जाता है आम की बौछार कहा जाता है। कहाँ पे? किस राज्य में? कर्नाटक में। उत्तर भारत की वर्षा बंगाल की खाड़ी के कारण होता है और दक्षिणी पश्चिमी भाग में अरब सागर के कारण होता है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सवाल ऑलरेडी बहुत बार हजारों मर्तबा पूछा जा चुका है कि विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो सबसे जो ज़्यादा यहाँ पे वर्षा होती है मानसीराम भारत के जो कि मेघालय में स्थित है यहाँ पे होती है। लगभग 1180-1187 इसका सेंटीमीटर का वर्षा होती है। ठीक है, सबसे पहले जो था चेरापूंजी था, लेकिन चेरापूंजी से भी ज़्यादा यहाँ पे मानसीराम में होता है। भारत का जो अधिकांश वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून में होती है। लगभग 85% जो वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यही सवाल के बारे में हम बोल रहे थे कि जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है? उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून कभी कभी ऑप्शन दे देता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, लौटती हुई मानसून। ठीक है, अगला सवाल है कि दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? विषम जलवायु पाई जाती है, वहाँ पे 4 ऑप्शन था, तो ये गलत है। जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका क्या प्रभाव होता है? उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायु दाब रहता है, उसका ये प्रभाव पड़ता है। अगला चीज़ दिया गया है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो ये जो होती है मानसीराम में होती है। लगभग 1187 सेंटीमीटर का वर्षा होती है। और अगर सवाल पूछ देगा कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो लेह लद्दाख क्षेत्र में होती है। कहाँ पे? लेह लद्दाख के क्षेत्र में। मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? इसको जो कहते हैं काल वैसाखी कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन कब होता है? 1 जून से होता है, और सबसे पहले कहाँ पे होता है? केरल में होता है, ये भी अच्छे से याद रखिएगा। जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पे पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु में कौन सी स्थानीय तूफान जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी होता है? तो ये होता है काल वैसाखी, जो कि इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। हमारे देश में लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं और इस तरह भारत जैव विविधता के मामले में विश्व में 10वां स्थान पर और एशिया में 4था स्थान पर है। और ये सवाल TRA 2 के अंतर्गत में यहाँ पे पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधे का 6% भारत में पाया जाता है। कुछ ऐसे भी पौधा होते हैं जो बिना फूल वाले पौधे होते हैं, जैसे फर्न हो गया, शैवाल हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगला सवाल है कि भारत में लगभग 89,000 प्रजातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार के ताजे पानी की तथा समुद्री मछलियाँ पाई जाती है। भारत में कितना? 89,000। ये भी सवाल TRA के अंतर्गत में पूछा जा चुका है। पूर्वोत्तर राज्य में जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब पृथ्वी पर एक खास किस्म वाले वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत वाले विशाल पारिस्थितिकी तंत्र को जीनोम कहा जाता है, जैसे कि मानसून जीनोम, मरुस्थलीय जीनोम, विषुवत-रेखीय जीनोम इत्यादि। अब कुछ हम वन के बारे में पढ़ते हैं। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक ये वर्षा होती है। ऐसे जो वन पाए जाते हैं वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये पाए जाते हैं। इसमें अनेक तरह के वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे रोजवुड, चिनोकोना, आबनुस, जिसको एबोनी बांस का पौधा होते हैं। और जो जंतु पाए जाते हैं, एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। अब ये सारा का सारा सवाल जो भी बताएं ये TRA के अंतर्गत में पूछा जा चुका है। ठीक है, हाथी और एक सींग वाला गैंडा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाने वाले मेन जानवर है। फिर आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में 50 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक ये वर्षा होती है और भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में यही प्रकार का वन पाया जाता है। ये जो वन होते हैं अपने 1.5 से 2 महीने तक के लिए सारा का सारा वृक्ष से पत्ती गिरा देते हैं। इसी के कारण इसे पतझड़ वन भी कहा जाता है। इस वन में चंदन और सागवान के पेड़ यहाँ पे अत्यधिक देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब फिर एक है आपका शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, उसको शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, इस वन में सींग, जंगली सूअर, ठीक है, हिरण, हाथी और मोर यहाँ पे इस तरीका के पशु पक्षी पाए जाते हैं। जहाँ 50 मीटर से कम वर्षा होती है वहाँ अनेक प्रकार के कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। ये भी सवाल TRA के अंतर्गत में पूछा जा चुका है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के अंतर्गत में इस तरीका का वन पाया जाता है। ठीक है, अगला आता है कि यहाँ पे जो हम आपको बताएं वहाँ पर एक खजूर, यूफोर्बिया, बबूल का पेड़ और नागफनी कैक्टस का पौधा भी यहाँ पे पाया जाता है। इनका तना मोटा होता है, पत्ती जो होता है रोएदार और गुद्देदार होता है। फिर आता है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन हिमालय के निचले भागों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तथा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसमें 1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इसमें चौड़ी पत्ती वाले ओक के पौधा, लॉरेल का पौधा, चेस्टनट का वृक्ष का यहाँ पे प्रधानता होती है, किसमें? पर्वतीय वन में। और ये जो ऊंचाई होती है वृक्षों का 1500 से 300 मीटर की ऊंचाई तक शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर। ये सारा जो सवाल हम बोल रहे हैं ना, ये सब TRA के अंतर्गत में लाइन बाय लाइन पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। ठीक है, अल्पाइन का वृक्ष भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है कि जाड़ों के दिनों में जो पशु होते हैं घाटी यानी ऊपर से उतरकर नीचे पशु चारण के लिए आते हैं, उसको ट्रांसह्यूमन कहा जाता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। मैंग्रोव वन से भी सवाल यहाँ पे TRA 1, 2, 3 तीनों में ये सवाल पूछा गया है। मैंग्रोव वन जो पाए जाते हैं समुद्री तटीय क्षेत्रों में डेल्टाई और दलदल वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन में सुंदरी वृक्ष की बहुलता के कारण इसको सुंदर वन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और सुंदर वन प्रदेश में यहाँ पे बंगाल टाइगर जो जानवर होता है सबसे अधिक मिलता है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है, कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते हैं। विश्व संरक्षण संघ में लाल सूची के अंतर्गत 352 पौधे को शामिल किया गया है, जिसमें 52 पादप
अति संकटग्रस्त है और 49 किस्में का जो है नष्ट होने के कगार पे है। ठीक है, अगला जो पॉइंट आपका बुक में दिया गया है वन्य प्राणी को लेकर दिया गया है। वन्य प्राणी मतलब यहाँ जीवों की 89,000 प्रजातियाँ मिलती है भारत में और देश के 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती हैं भारत में। यह विश्व के कुल वन्य प्राणी जीवों का 13% है, यानी कि जितने भी वन्य प्राणी पाए जाते हैं का 13% भारत में निवास करती है। और मछलियों को भी यहाँ पे 2500 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती है, जो कि दुनिया के 12% यहाँ पे मछली पाई जाती है भारत में। ठीक है, अगला पॉइंट है कि भारत में विश्व के 5 से 8% तक स्तनधारी जानवर, उभयचरी और रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। स्तनधारी जीवों में हाथी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये भारत के उष्ण वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा एवं अन्य महत्वपूर्ण जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। असम के दलदली क्षेत्र में ये रहते हैं। कच्छ के रण तथा मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे और ऊँट पाए जाते हैं। जंगली गधे कहाँ पे? कच्छ के रण में, मरुस्थलीय में ऊँट पाए जाते हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ पे शेर और बाघ दोनों पाया जाता है। गुजरात के गिर जंगल में भारतीय सिंहों के प्राकृतिक निवास स्थान है और भारतीय बाघ का निवास स्थान पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, मध्य प्रदेश, झारखंड और हिमाचल प्रदेश का वन है। लद्दाख के ठंडे प्रदेशों में याक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? याक पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला मेन पॉइंट है कि विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहाँ घड़ियाल पाया जाता है। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में दीघा समुद्री तट पर विश्व का सबसे बड़े बड़े कछुए पाए जाते हैं। ठीक है, भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत बड़ी संख्या में भारत आते हैं। इनके कुछ मनपसंद स्थान है जैसे कि गुजरात के कच्छ का वन, राजस्थान में स्थित भरतपुर पक्षी विहार तथा बेगूसराय का कांवड़ झील जो गंगा नदी है वहाँ पे ये साइबेरियन सारस आते हैं। देश में 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जिसमें 4 जो है विश्व के जीवमंडल निश्चयों में लिया गया है, जो कि नाम नीचे दिए गए हैं, हम यहाँ पे नाम दे दिए हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक के रूप में सवाल आएगा। सुंदरवन आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, सिम्पलीपाल उड़ीसा, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, स्नोक क्रीक मेघालय, नीलगिरी तमिलनाडु, केरल कर्नाटक, नंदा देवी उत्तराखंड में, ग्रेट निकोबार आपका है यहाँ पे अंडमान निकोबार में, मानस असम में, कोल्ड डेजर्ट जो है हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो है दिहांग दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश में, डिब्रू सैखोवा असम में, सिसचलम हिल्स कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। जो आप यहाँ पे मूवी देखे होंगे पुष्पा मूवी में जो चंदन का वृक्ष लोग जो काटने जाता है ना, यही सिसाचलम का वो जंगल है जो कि आंध्र प्रदेश में है। कच्छ गुजरात में है। अचान कमार अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अगस्तमाला पर्वत केरल तमिलनाडु में। कंचनजंगा सिक्किम में और पन्ना बायोस्फीयर आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट एक चीज़ दिया गया है कि भारत के वर्तमान में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। एक बार इसको गूगल कर लीजिएगा आप, अभी कुछ हाल ही में बढ़ा है, लेकिन बुक में आपका अगर 106 दिया था इसीलिए 106 लिखा है। आप एक बार गूगल कर लीजिएगा भारत में वर्तमान में कुल कितना राष्ट्रीय उद्यान है और 566 वन्य जीव अभ्यारण्य मौजूद है। ठीक है, भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। भरतपुर पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान में है। भारत में कितने प्रकार के वनस्पति पाई जाती है? सवाल भी टीआरई के अंतर्गत में पूछा जा चुका है। 89,000 यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर 6। चैप्टर 6 दिया गया है भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुआ था? 1872 में, और जो रेगुलर जनगणना स्टार्ट हुआ 1881 ईस्वी में। भारत के लगभग जो आधी जनसंख्या है मात्र 5 राज्यों में यहाँ पर रहती है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा है। 2045 तक भारत जो है चीन से भी जनसंख्या में आगे निकल जाएगा, याद रखिएगा। और 1876 ईस्वी में राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नीति की घोषणा की गई, जिसमें लड़के और लड़कियों का ब्याह का उम्र यहाँ पे निर्धारित किया गया कि लड़का की उम्र 21 साल पे और लड़की की उम्र 18 साल पे शादी किया जाएगा। ये कब घोषणा हुआ था? तो 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय स्तर की जनसंख्या नीति जब लागू किया गया था 1976 में, तब ये लागू किया गया था। अब यहाँ से स्टार्ट होता है भारत का पड़ोसी देश, चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है नेपाल के बारे में देख लेते हैं। नेपाल के पूर्व में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तराखंड, दक्षिण में बिहार
और उत्तर प्रदेश यहाँ पे स्थित है। मौर्य काल में बौद्ध संगीत की का मुख्य केंद्र लुम्बिनी जो है नेपाल में ही स्थित था। और साथ ही साथ यहाँ पे एक हिंदू का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है पशुपतिनाथ का मंदिर, जो कि नेपाल के काठमांडू में स्थित है। विश्व का सर्वोच्च जो चोटी है माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। नेपाल तिब्बत सीमा पर अवस्थित है। स्थानीय लोग इस चोटी को सागर माथा कहा जाता है, यानी कि माउंट एवरेस्ट की चोटी को नेपाल में सागर माथा के नाम से बोला जाता है। और गौरी शंकर संसार की ऊंचे पर्वतों में अपना स्थान रखता है, जो कि हिमालय का ही एक हिस्सा है। नेपाल में जो प्रमुख और पर्वत शिखर पाए जाते हैं अन्नपूर्णा, धौलागिरी और नेपियू, ये भी याद रखिएगा। अगला आता है कि जो यहाँ का सबसे लंबी नदी है कर्णाली नदी है, जो कि घाघरा की सहायक नदी है। पश्चिम नेपाल में बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। मध्य नेपाल के गंडक, जिसे कि नारायणी नदी भी कहा जाता है, ये भी सवाल पूछा जा चुका है कि गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। पूर्व नेपाल में कोसी को सप्तकोशी कहा जाता है। कोसी को क्या कहा जाता है? सप्तकोशी। सभी नदियों उत्तर से दक्षिण में प्रवाहित होकर भारत की सीमा में प्रवेश करती है। नेपाल के 25.4% भूमि पर वन और 13% पर चारागाह फैला हुआ है। यहाँ 18% भूभाग पर खेती होती है। अब मुख्य खाद्यान्नों में चावल, मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा यहाँ पे स्थित है। देवी घाट जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? भारत के सहयोग से ये खोला गया है, भारत और नेपाल, ठीक है, दोनों। कौन सा है? देवी घाट जल विद्युत परियोजना। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और सड़क मार्ग से चीन और भारत से ये जुड़ा हुआ है। पोखरा जो है ना, यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। और वीरगंज और जनकपुर जो है यहाँ का व्यापारिक नगर है। कहाँ का? नेपाल का। अगला मेन पॉइंट है कि नेपाल में संभावित विकास दर प्राप्त हो जाए तब इससे पूर्व का स्विट्जरलैंड बन सकता है। यानी कि नेपाल अगर डेवलप हो जाए तो नेपाल के पास इतना पोटेंशियल है कि वो स्विट्जरलैंड की तरह यहाँ पे विकसित हो सकता है, जिससे पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जा सकता है। नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? सिक्किम। महाभारत लेख क्या है? तो यह एक पर्वत श्रृंखला है, आप लोग याद रखिएगा। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो उसको नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। अब देख लेते हैं भूटान के बारे में क्या कुछ यहाँ पे आपके बुक में दिया गया है। भूटान की राजधानी कहाँ पे? थिम्पू है। और यहाँ के 10% से भी कम भूमि पर कृषि के कार्य की जाती है। थिम्पू और पुनाखा भूटान का प्रमुख नगर है, आप लोग याद रखिएगा। बांग्लादेश। बांग्लादेश जब शुरू बार में बना था तो बांग्लादेश इसका नाम नहीं था, इसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन जब ये आज़ाद होता है 17 दिसंबर 1971 को, तो बांग्लादेश यहाँ पे नाम रख दिया जाता है। 98% जो जनसंख्या है बंगाली का है और शेष जनजाति है। अब बंगाली में भी 83% जनसंख्या जो है वहाँ पे मुस्लिम का है। बांग्लादेश के पूर्व में स्थित कॉक्स बाजार जो है विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पे बालुई बीच है, याद रखिएगा। अब ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना और गंगा ब्रह्मपुत्रा को संयुक्त धारा को पद्मा कहा जाता है। और बांग्लादेश का कुल जनसंख्या जो है कुल क्षेत्र का 6.7% जंगल पाया जाता है, यानी कि बहुत कम क्षेत्रों पर यहाँ पे जंगल पाया जाता है। इसका अर्थव्यवस्था है बांग्लादेश का कृषि पर टिका हुआ है। और बांग्लादेश का जनसंख्या का 80% लोग कृषि कार्य करते हैं। और संसार का जो है 50% जूट का निर्यात जो है अकेले बांग्लादेश करता है, याद रखिएगा। बांग्लादेश का पूर्व में नाम क्या था? पूर्वी बंगाल। कब पूर्वी नाम बंगाल बना था? जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, उसी समय। भारत के साथ बंगाल की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? तो जो बंगाल के साथ में यहाँ पे टोटल 40-96 किलोमीटर भारत और बंगाल का बॉर्डर शेयर होता है। बांग्लादेश कब बना था? 17 दिसंबर 1971 को। बांग्लादेश एशिया महाद्वीप का किस भाग में स्थित? दक्षिणी भाग में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? इसको जमुना के नाम से जानते हैं। और गंगा और ब्रह्मपुत्रा को मेघना के नाम से जानते हैं। फिर आता है श्रीलंका। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। सिहली जाति यहाँ पे सबसे ज़्यादा थी, इसीलिए इसको सिंहल द्वीप के भी नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने सिंहल द्वीप को सीलोन के नाम से प्रचलित किया और इसको मोतियों का द्वीप भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसका जो स्वतंत्रता मिला है 4 जनवरी 1948 को स्वतंत्रता मिलता है। और भारत और श्रीलंका आपस में पाक जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं। पाक जल संधि को ही आदम का भी पुल कहा जाता है, याद रखिएगा। श्रीलंका में 70% आबादी जो है बौद्ध धर्म का है। और जो यह द्वीप प्रायद्वीपीय भारत की तरह गोंडवाना लैंड का भी हिस्सा हुआ करता था कभी कभी, ठीक है। उत्तरी भाग में जफाना का मैदान, जहाँ चूना की प्रधानता है। और यहाँ की सबसे जो ऊंची चोटी है पिदुरता
लगानला यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 2527 मीटर है। यहाँ की प्रमुख जो महानदी बोल रहा हूँ, प्रमुख जो नदी है महाबली गंगा, पान, अरूबी है। इसमें भी सबसे लंबी जो नदी है महाबली गंगा है, आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। श्रीलंका का 30% भूमि पर वन पाए जाते हैं, इसको पूर्व का मोती कहा जाता है। प्रमुख बंदरगाहों में त्रिकोमाली और कोलंबो है। त्रिकोमाली पर यहाँ पे एक नौसैनिक अड्डा है और उत्तर में जफाना सबसे बड़ा नगरों में से एक है। अतिरिक्त जो यहाँ पे प्रमुख नगर है रतनपुर, अनुराधापुर और गाल है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे इसका कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। श्रीलंका की आकृति कैसी है, अंडाकार है। पिदूर लगनता क्या है, शिखर है। इसकी राजधानी क्या है, कोलंबो है। भारत और श्रीलंका कैसे जुड़ा हुआ है, पाक जल संधि, आदम के पुल से। और श्रीलंका लोकतंत्र कहाँ पे हुआ था, तो 1948 ईस्वी में हुआ था। पाकिस्तान के बारे में भी आपका बुक्स में कुछ दिया है। जो पाकिस्तान है 14 अगस्त 1947 को यहाँ पे आज़ाद हुआ था और ये जो बना था पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बना था। बांग्लादेश था वो पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से बना हुआ था, ठीक है। इसकी भाषा जो है उर्दू है और सबसे बड़ा जो नगर है कराची है और दूसरा सबसे बड़ा नगर है जो है लाहौर है, याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ पर्वत श्रृंखला ही पाई जाती है, जैसे कि हिंदू कुश, सुलेमान, किरथर की पहाड़ियाँ। सुलेमान यहाँ की सबसे प्रसिद्ध चोटी है जिसकी ऊंचाई है 3770 मीटर। कुछ दर्रा पाया जाता है पाकिस्तान में, खैबर पास, बोलन पास, गोमल पास, ये भी याद रखिएगा। जैकोबा पास जो है तापमान 55 डिग्री तक पहुँच जाता है। यह पाकिस्तान का नहीं बल्कि एशिया का सबसे गर्म स्थान है। कौन सा, जैकोबाबाद, कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ की जो मुख्य नदी है सिंधु नदी, इसकी सहायक नदी में झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास है। इन्हें पंच नद के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। सिंधु को नद के नाम से भी यहाँ पुकारा जाता है। पाकिस्तान को कहा जाता है सिंधु की देन। अभी पता होगा कुछ दिन पहले जब पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद से जो सिंधु ट्रीटी था उसको कैंसिल कर दिया गया था और पानी को वहाँ पे रोक दिया गया था। बलूचिस्तान के पठार पर पाइन और ओक के वृक्ष की प्रधानता है और यहाँ की जो है 19% भूमि पर कृषि किया जाता है, ठीक है। और 72% जनसंख्या जो है कृषि पर ही वो निर्भर करती है, ठीक है। वन आधारित उद्योग में खेल का सामान तैयार करने के लिए सियालकोट विश्व का सबसे प्रसिद्ध स्थान है। मारदान जिसे पेशावर जो है एशिया के सबसे बड़ा चीनी मिल है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ MCQ दिया गया था आपका किताब में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, कराची है। खेल का सामान कहाँ बनता है, सियालकोट में बनता है। जो सुलेमान की पहाड़ियाँ है उसकी ऊंचाई कितना है, 3770 मीटर उसकी ऊंचाई है। सिंधु नदी बहती है, कहीं से बहती है भाई, तो उत्तर से दक्षिण की ओर ये सिंधु नदी बहती है। चैप्टर नंबर 8 यहाँ पे आता है। जो मानचित्र बनाने का विधि है 3 विधि से बनाया जाता है, कथन विधि, प्रदर्शन विधि और रैखिक माप विधि। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया है बाबू, इसलिए बस इतना ही है। अब चैप्टर स्टार्ट होता है 9 जिसका नाम है क्षेत्रीय अध्ययन। प्राथमिक आंकड़े हम उसको बोलते हैं ताकि जो आंकड़ा हम डायरेक्ट रूप से जाकर एकत्रित करते हैं, जैसे BLO का काम। BLO का काम क्या था, घर घर जाकर वहाँ पे उनसे डेटा को लेना, तो वो जो होता है हमारा प्राथमिक आंकड़ा होता है। द्वितीयक आंकड़ा जो होता है किसी स्रोत के द्वारा हम उपलब्ध यहाँ पर करते हैं, यानी कि जैसे कंप्यूटर से, लैपटॉप से, गूगल से, कहीं से भी देख लिए, उसको बोलेंगे द्वितीयक आंकड़ा, ठीक है। क्षेत्र में जाकर इकट्ठा किए जाने के आंकड़ा को क्या कहते हैं, उसको प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। अब भूगोल के क्षेत्रीय अध्ययन को क्या कहते हैं, यह एक उपागम है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 10 में आपका यहाँ पे आपदा प्रबंधन दिया गया है, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं दिए गए, ठीक है। कुछ यहाँ पे दिया गया है चैप्टर 11 में जिसका नाम है मानवीय गलतियों के कारण घटित आपदाएं, नाभिकीय, जैविक और रासायनिक। परमाणु बम का सर्वप्रथम विस्फोट हुआ था 1945 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरणों में जापान के 2 नगरों पर परमाणु बम गिराया था। पहला जो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और दूसरा जो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। 1986 ईस्वी में तत्कालीन सोवियत संघ ने चेरनोबिल नगर में मानवीय भूल के कारण एक रिएक्टर से रेडियोधर्मिता के कारण सैकड़ों लोगों को जान गई थी। चेरनोबिल का दुर्घटना कब हुआ था, 1986 ईस्वी में हुआ था। भारत का नरोरा जो केंद्र है यहाँ पे भी दुर्घटना हुआ था 1993 के अंतर्गत में, तो आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। एक और पॉइंट है 1946 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा रेडियोधर्मी आपदा से बचाव के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक विकसित किया गया था। कब, 1946
1946 में ये चीज़ हुआ था। इनमें से कौन ऊर्जा परमाणु केंद्र है? तो कैगा परमाणु केंद्र है, हिरोशिमा जापान में पड़ता है। परमाणु विस्फोट से बचने के लिए सर्वप्रथम प्रतीक किसने विकसित किया था? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे विकसित किया था, याद रखिएगा। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 2 से 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को। हाइड्रोजन साइनाइड तथा अन्य अभिक्रिया उत्पादकों के 45 टन मिथाइल आइसोनेट नामक अत्यंत जहरीली गैस यूरियन कार्बाइड कारखाने में लगभग मध्य रात्रि के रिसाव हवा के साथ साथ आसपास के क्षेत्र में फैल गई और जिससे बहुत लोगों को वहाँ पे मृत्यु हुआ था। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 5 जुलाई 1947 को तांबा गलाने के कारखाने में गैस रिसाव करने उससे यहाँ पे 90 लड़कियों को मौत हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत बढ़िया स्टेटमेंट कहा गया था, रासायनिक आयुधों को रासायनिक अस्त्रों के विशेषज्ञ जी हैरी जेल ने आतंक और बाहरी विनाश का अस्त्र कहा था। आप लोग याद रखिएगा, किनको? जी हैरी जेल को। अब कुछ यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए। भोपाल में रासायनिक गैस का रिसाव कब हुआ? 1984 में। तूतीकोरिन में 1997 में जो गैस रिसाव हुआ था उससे कौन सा बीमारी हुआ था? तो ये जो बीमारी हुआ था, उल्टी होना और छाती में जलन होना। अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पे पड़ा था? तो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में पड़ा था। एड्स की उत्पत्ति HIV से होती है। भारत में इसका जो पता लगा था 1986 ईस्वी में लगा था पता। आपको ये भी पता होना चाहिए। इसमें देखिएगा तो कुछ आपको MCQs दिया गया है। डेंगू बीमारी का क्या कारण है? तो एक बर्तन में अधिक समय तक पानी रहना, यानी कि पानी जमा होना डेंगू बीमारी का सिम्टम है। एंथ्रेक्स क्या है? यह अति सूक्ष्म जीव है। भारत में एड्स से लगभग कितने लोग प्रभावित हैं? तो 25 लाख, लगभग यहाँ पे 2.5 मिलियन लोग यहाँ पे इससे प्रभावित है, ठीक है। अब यहाँ पे हो चैप्टर नंबर 12, चैप्टर 12 नंबर कुछ भी नहीं है। और आज का क्लास यहीं पे आप लोग का समाप्त होता है। क्लास 9 क्लास 9 आपका यहाँ पे ये समाप्त होता है। तो कैसा लगा क्लास ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। जिनको भी नोट चाहिए होगा 91768345 पे हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, स्पेशल टीचर नोट्स के लिए या TRE4 के नोट्स के लिए, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। कैसा लगा वीडियो? आप वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। इस तरीके का वीडियो, इतना लंबा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम क्लास 10 जिसमें कि चैप्टर 11 है, टोटल का टोटल एक वीडियो में ख़त्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय।